Hello students, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT class 8th History chapter 3rd Ruling the Countryside ग्रामीण क्षेत्रों पर शासन पार्ट 2। लास्ट लेक्चर वीडियो में हमने रेवेन्यू कलेक्शन के परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ा था, अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ा था। आज हम महालवाड़ी और रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लागू किया गया था। यानी इंडिया के कुल पार्ट के 19% पर, इंडिया के कुल भूभाग के टोटल एरिया के 90% पर परमानेंट सेटलमेंट लागू था। इस व्यवस्था को हम कई अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे इस्तेमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी, बीसवेदारी एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत ये प्रोविजन था कि जो गांव थे उनके शासकों को, गांव के शासकों को जमींदार घोषित कर दिया गया। इन जमींदारों को गांव के किसानों से टैक्स वसूल करके अंग्रेजों को देना होता था। जनरली जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए कुल टैक्स का 1/11 भाग अपने पास रखना होता था और 10/11 भाग अंग्रेजों को देना होता था। ठीक है, अर्थात जमींदार कुल वसूल किए गए टैक्स का 90% भाग अंग्रेजों को देता था और 10% भाग अपने पास रखता था। नाउ अ न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड, एक नई व्यवस्था। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again. 19वीं सदी के शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व व्यवस्था में दोबारा परिवर्तन करना जरूरी है। How could revenues be fixed permanently at the time when the company needed more money to meet its expenses of administration and trade? कंपनी को व्यापार करने के लिए, शासन चलाने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की जरूरत थी और ऐसी अवस्था में राजस्व को परमानेंटली कैसे तय किया सकता था। इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल प्रेसिडेंसी, मोस्ट ऑफ दिस एरिया इज नाउ इन उत्तर प्रदेश। An Englishman called Holt Mackenzie devised the new system which came into effect in 1822. बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसका ज़्यादातर इलाका प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में है, इनके लिए हॉल्ट मैकेंजी ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक एक अंग्रेज ने 1822 में एक नई व्यवस्था तैयार की। He felt that the village was an important social institution in North Indian society and needed to be preserved. मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और इसीलिए उसको बचाए रखना चाहिए। Under his directions, collectors went from village to village
inspecting the land, measuring the fields, and recording the customs and rights of different groups. मैकेंजी के आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों का मेजरमेंट किया और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों का रिकॉर्ड तैयार किया। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village mahal had to pay. गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे महाल कहते थे, से वसूल किए जाने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। This demand was to be revised periodically, not permanently fixed. इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई थी। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman rather than the zamindar. This system came to be known as the Mahalwadi settlement. इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया था, उसमें समय समय पर संशोधन किए जाने की गुंजाइश रखी गई थी और राजस्व को इकट्ठा करने, उसे कंपनी को सौंपने की जिम्मेदारी जमींदार के बजाय अब गांव के मुखिया को दे दी गई थी। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त का नाम दिया गया था। ठीक है, जो महालवाड़ी बंदोबस्त था, महालवाड़ी सिस्टम था, उसको हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने 1822 में तैयार किया था, जिसका कैप्टन रीड ने विस्तार किया। जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी, महाल का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ विलेज, महाल का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ विलेज। महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने लागू किया था। जनरली मैकेंजी का मानना था कि जो गांव होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल इंस्टीट्यूशंस है, इसलिए उनको कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि अपने कलेक्टरों को गांव-गांव भेजा, उनको आदेश दिया कि वो सभी की ज़मीनों की जांच करें, एग्रीकल्चर लैंड की जांच करें, खेतों की मेजरमेंट करें, किसके पास कितनी खेत है, और हर समूह के रीति रिवाजों का रिकॉर्ड तैयार करें। कैप्टन रीड के निर्देशानुसार हर गांव के एक एक फील्ड से होने वाले प्रोडक्शन का अनुमान लगाया गया और उनके लिए रेवेन्यू डिसाइड किया गया। जनरली किसी भी गांव में जो फील्ड्स होते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं, सभी की फर्टिलिटी सेम नहीं होती है। कुछ ज़्यादा फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड होते हैं और कुछ कम फर्टाइल होते हैं, कुछ ज़्यादा उपजाऊ खेत होते हैं, कुछ कम उपजाऊ खेत होते हैं। जब ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स होते हैं उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जो कम फर्टिलिटी वाले लैंड्स होते हैं उनसे कम प्रोडक्शन होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये एक गांव है, इसमें जो है 3 परिवार हैं, A, B, C। ए का जो एग्रीकल्चर लैंड है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है, और इससे जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी कुल वैल्यू 500 के बराबर है। बी की जो लैंड है वो एज कंपेरिजन टू ए कम फर्टाइल है और जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी जो वैल्यू है वो लगभग 200 रुपीज़ है। और जो सी है, इसकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो ज़्यादा तो है लेकिन उसकी फर्टिलिटी बहुत ही कम है और जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी वैल्यू सिर्फ 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस पूरे गांव का टोटल रेवेन्यू होगा वो कितना होगा, 500 प्लस 200 हो गया 700, 700 प्लस 50 कितना हो गया 750। तो इस पूरे गांव से जो टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा वो लगभग 750 होगा।
गांव से रेवेन्यू को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दे दी गई थी। गांव के मुखिया को महालों से रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेजों को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था। इस व्यवस्था को महालवाड़ी बंदोबस्त नाम दिया गया। नाउ मुनरो सिस्टम। द ब्रिटिश टेरिटरीज in the south, there was a similar move away from the idea of permanent settlement. ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा था। The new system that was devised came to be known as the रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी। दक्षिण भारतीय राज्यों में जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी नाम दिया गया। रैयत का मतलब होता है किसान यानी फार्मर। इट वॉज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम ऑफ द एरियाज दैट वेर टेकन ओवर बाय द कंपनी आफ्टर द वॉर्स विद टीपू सुल्तान। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ युद्धों के बाद कंपनी के कब्जे में आए हुए इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India. और बाद में थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर इस व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत अलेक्जेंडर रीड ने की थी और इसको ज़्यादा विस्तृत यानी किसने फैलाया? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, रीड एंड मुनरो felt that in the south there were no traditional जमींदार्स। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। The settlement they argued had to be made directly with the cultivators, rats who had tilled the land for generations. इसीलिए इनका तर्क था कि उन्हें सीधे किसानों यानी रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। Their fields had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. Munro thought that the British should act as paternal father figures protecting the rayat under their charge. राजस्व आकलन से पहले यानी राजस्व तय करने से पहले किसानों के खेतों का सावधानी पूर्वक और अलग से सर्वेक्षण कराया गया। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, इससे देख सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था में अंग्रेजों ने जो किसान थे, ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी टाइम से खेती करते चले आ रहे थे, उसे उनकी भूमि का स्वामी बना दिया और डायरेक्टली किसानों से ही जो है लगान वसूल किया गया। लेकिन लगान यानी रेवेन्यू तय करने से पहले उनके खेतों का सावधानी पूर्वक सर्वे कराया गया। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर लैंड से कितना प्रोडक्शन होता है और उस बेस पे जो है उनका रेवेन्यू डिसाइड किया गया। तो ये थे रेवेन्यू कलेक्शन के महालवाड़ी सिस्टम और मुनरो या रैयत सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर को कल फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। आज के इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो
तो आप मुझे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।